नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अधिगम के सिद्धांत, और अधिगम के सिद्धांत में हमने अभी तक पढ़ चुका है थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, और जो आज हमारा टॉपिक है, जो आज हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन मनोवैज्ञानिक का नाम है B.F. स्किनर। क्या नाम है? B.F. स्किनर। B.F. स्किनर का जो जन्म हुआ था वो 20 मार्च 1904 को हुआ था, और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1990 को हुई थी, 1990 को हुई थी। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मुख्य रूप से जो अपना अधिगम का सिद्धांत दिया था, वह अधिगम का सिद्धांत मुख्य रूप से थॉर्नडाइक के प्रभाव सिद्धांत से प्रभावित था। किससे था? थॉर्नडाइक का जो प्रभाव सिद्धांत था, उस सिद्धांत से ये प्रभावित था। और इन्होंने अपना जो प्रयोग है वो चूहे पर भी किया था और कबूतर पर भी किया था। चूहे पे इन्होंने 1938 में किया था और कबूतर पे इन्होंने 1943 को किया था। इनका जो सिद्धांत है उसके क्या क्या उपनाम है वो हम देख लेते हैं। इसे हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, इसे हम सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, इसे हम RS थ्योरी कहते हैं, इसे हम साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, इसे हम सहक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, और इसे हम रिक्त प्राणी अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। क्या क्या नाम है इसके? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, RS थ्योरी, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, सहक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, और रिक्त प्राणी उपागम का सिद्धांत। इन्होंने अपना प्रयोग कैसे किया था? इन्होंने सबसे पहले हमें यह समझना है कि इनके प्रयोग में सबसे पहले प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है? इसमें किसी उद्दीपक की जरूरत नहीं पड़ती। पहली बात, केवल एकमात्र ऐसे ये व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि मुझे किसी भी चीज को सिखाने के लिए उद्दीपक की जरूरत नहीं है, केवल और केवल आपको प्रतिक्रिया करनी है। उस प्रतिक्रिया करने पर आपको कुछ पुनर्बलन दिया जाएगा, और यही पुनर्बलन आपके सीखने में सहायक होगा। यदि आपने प्रतिक्रिया गलत की तो आपको नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाएगा, और यदि आपने प्रतिक्रिया सही की तो आपको सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाएगा। इनका प्रयोग किस पे था? चूहे पर था। और जिस बॉक्स में उन्होंने इस चूहे को बंद किया था, इसको इन्होंने स्किनर बॉक्स कहा था। क्या कहा था? स्किनर बॉक्स कहा था। इन्होंने अपना प्रयोग कैसे किया था? एक चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया था। ये स्किनर बॉक्स है। इस स्किनर बॉक्स में इस चूहे को बंद कर दिया। चूहा भूखा था, और इस बॉक्स के अंदर 3 प्रकार के बटन लगाए हुए थे। कितने प्रकार के? 3 बटन लगे हुए थे। एक बटन था रेड, एक था ग्रीन, और एक था व्हाइट। रेड बटन पे जैसे ही चूहे का पैर गिरेगा तो लाइट जलेगी। क्या जलेगी? लाइट जलेगी। और लाइट को देख करके चूहा डरता है। हमने जनरली हमारे घरों में देखा है, रात के समय पर जब चूहे निकलते हैं और एकदम से हम लोग लाइट जला देते हैं तो चूहा तुरंत छुपने की कोशिश करता है, तुरंत भागने की कोशिश करता है। तो एक लाइट थी, कौन सी? रेड लाइट थी। जिस लाइट के ऊपर पैर रखते ही उसे करंट लगता और लाइट जलती। तो जैसे ही चूहे ने इस रेड लाइट के ऊपर, रेड बटन के ऊपर अपना पैर रखा तो उसे करंट भी लगा और लाइट जल गई, तो तुरंत चूहा भाग गया। फिर क्या हुआ? एक दूसरी प्रकार की लाइट थी जिसको ग्रीन लाइट बोला। इस लाइट के ऊपर, इस ग्रीन बटन के ऊपर उसका पैर दबते ही जो ये ऊपर रखा हुआ है भोजन, ये भोजन इस नली के माध्यम से ऑटोमेटिकली नीचे आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑटोमेटिकली। इसमें किसी को जाकर के भोजन लेने की जरूरत नहीं है। चूहा भोजन को जाकर के नहीं ले रहा है, चूहा केवल अपनी प्रतिक्रिया कर रहा है। उसने गलत प्रतिक्रिया की, गलत उसने अपना पैर रखा तो उसे क्या मिला? करंट मिला।
अब उसने जैसे ही सही प्रतिक्रिया की तो उसे क्या मिला, ये भोजन के दाने उसको प्राप्त हो गए। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले इसमें क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है और फिर पुनर्बलन दिया जाता है। और इन्होंने ऐसा कहा कि व्यक्ति या बालक जैसी भी प्रतिक्रिया करे आपको पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए। तो जैसे ही चूहे ने रेड बटन के ऊपर अपना पैर रखा तो उसे करंट लगा, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया गलत थी। जैसे ही उसको करंट लगा तो तुरंत क्या हो गई, लाइट जल गई। तो उसने क्या किया, उसको पुनर्बलन मिल गया। अब उसने जैसे ही ग्रीन बटन के ऊपर अपना पैर रखा तो ये जो यहां से जो एक बॉक्स था, इस बॉक्स का संबंध यहां से था और ये ऑटोमेटिकली खुल जाता था। जब ग्रीन बटन के ऊपर पैर दबता था ऑटोमेटिकली दाने नीचे आ जाते थे और चूहा उनको उठा करके खा लेता था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चूहा केवल और केवल प्रतिक्रिया कर रहा है, उसको किसी उद्दीपक के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो जैसे ही प्रतिक्रिया कर रहा है उस प्रतिक्रिया का परिणाम उसे मिल रहा है। क्या मिल रहा है, उसको उस प्रतिक्रिया का परिणाम मिल रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको, इस जो बॉक्स है, इस बॉक्स में कुछ इस तरह के बटन लगाए कि केवल उसे प्रतिक्रिया करनी पड़े और उसे भोजन की प्राप्ति हो जाए। और जो तीसरा बटन था, व्हाइट बटन था, जिसके ऊपर पैर रखने से ना तो उसे कुछ मिलता था और ना तो उसे नकारात्मक पुनर्बलन मिलता था और ना ही उसे भोजन मिलता था। मतलब इसके ऊपर पैर रखने से उसको शून्य पुनर्बलन होता था। कैसा पुनर्बलन होता था, शून्य पुनर्बलन मिलता था उसको। क्लियर है। तो मुख्य रूप से इन्होंने क्या कहा कि यदि किसी बालक को आपको सिखाना है तो केवल उस बालक की प्रतिक्रिया पे आप रेस्पॉन्स कीजिए। वो जैसी भी क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है, जैसा भी रेस्पॉन्स वो कर रहा है, जैसी भी प्रतिक्रिया वो कर रहा है, आपको उस प्रतिक्रिया का परिणाम देना है। भले वो सही प्रतिक्रिया कर रहा है तो आपको सकारात्मक पुनर्बलन देना है, और यदि वो गलत प्रतिक्रिया कर रहा है तो आपको नकारात्मक पुनर्बलन देना है। इन्होंने मुख्य रूप से 4 प्रकार के पुनर्बलन बताए। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। सतत पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट। कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट होता क्या है कि हमने ये कहा कि बेटा आप 2 का पहाड़ा सुनाओगे तो आपको 1 चॉकलेट मिलेगी। हमने ये कहा बेटा आप 3 का पहाड़ा सुनाओगे तो भी आपको 1 चॉकलेट मिलेगी। 4 का पहाड़ा सुनाओगे तो भी आपको 1 चॉकलेट मिलेगी। 5 का पहाड़ा सही सुनाओगे तो भी आपको 1 चॉकलेट मिलेगी। मतलब जितनी बार आप सही प्रतिक्रिया कर रहे हैं उतनी बार ही आपको कंटिन्यूअसली रेनफोर्समेंट मिला है। अगर आपने गलत प्रतिक्रिया की तो आपको दंड मिला, आपने सही प्रतिक्रिया की तो आपको पुरस्कार दिया गया। तो सतत पुनर्बलन का मतलब होता है कि प्रत्येक क्रिया पर मिलने वाला पुनर्बलन, चाहे वह प्रतिक्रिया सकारात्मक हो चाहे वह प्रतिक्रिया नकारात्मक हो। सकारात्मक प्रतिक्रिया होगी तो कैसा पुनर्बलन मिलेगा, सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। नकारात्मक प्रतिक्रिया होगी तो नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाएगा। तो पहला कौन सा बताया, सतत पुनर्बलन। दूसरा पुनर्बलन कौन सा है, निश्चित अंतराल पुनर्बलन। निश्चित अंतराल, अंतराल लगा दिया यहां पे। अंतराल का मतलब क्या है कि हम अंतराल करते हैं ना, कि एक बच्चे ने 2 का पहाड़ा सुनाया तो उसको 1 टॉफी मिल गई। फिर बच्चे को ये कहा कि अब अगर आप 2 पहाड़े सही सुनाओगे तो आपको 4 टॉफी मिलेंगी। कितनी मिलेंगी, 4। मतलब आपने अंतराल कितना कर दिया, 2 पहाड़ों का अंतराल कर दिया, परंतु उसके मिलने वाले पुनर्बलन की भी मात्रा आपने बढ़ा दी। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर बच्चा केवल 1 पहाड़ा ही सुनाया तो उसको कुछ भी पुनर्बलन नहीं दिया जाएगा, उसे पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो निश्चित अंतराल पुनर्बलन का मतलब क्या है कि अंतराल के बाद में एक निश्चित गैप रख देते हैं हम कि आपको
13 मिनट में आप जितने प्रश्नों का 10 मिनट में आप जितने प्रश्नों का उत्तर बताओगे और उसमें से जितने आपके सही होंगे उस आधार पर अंक का आकलन किया जाएगा। तो अंतराल क्या, मिनट फिक्स कर दिए हमने, तो ये क्या कहलाएगा, निश्चित अंतराल पुनर्बलन। नेक्स्ट है निश्चित अनुपात पुनर्बलन। अनुपात पुनर्बलन का मतलब है कि एक प्रश्न के सही बताने पर 2 टॉफियां मिलेंगी, 2 प्रश्नों के सही बताने पर 4 टॉफियां मिलेंगी और 3 प्रश्नों के सही मिलाने पर आपको 8 टॉफियां मिलेंगी। अंतराल कर दिया हमने, अनुपात रेशियो बांट दिया कि भाई 1:2, 2:4, 3:8, 3 का सही आंसर बताओगे तो आपको 8 टॉफी मिलेगी। तो बच्चा क्या करेगा, उसे ज्यादा सकारात्मक पुनर्बलन किसमें मिल रहा है, 3 सही कहने पे। तो बच्चा कितने पहाड़े सही सुनाएगा, 3, क्योंकि उसे पुनर्बलन कितना ज्यादा मिलेगा, अन्य की अपेक्षा में उसे डबल पुनर्बलन मिलेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, निश्चित अनुपात पुनर्बलन। एक रेशियो के आधार पर एक अनुपात बांट दिया जाता है कि एक प्रश्न के सही करने पर 2 टॉफियां मिलेंगी, 2 प्रश्नों के सही करने पर 4 और 3 प्रश्नों के सही करने पर 8 टॉफियां दी जाएंगी। आप क्लियर है। और लास्ट वाला होता है परिवर्तनशील पुनर्बलन। परिवर्तनशील पुनर्बलन का मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि टीचर ने एक सही आंसर बताया तो आपको टॉफी दे दी, दूसरा सही आंसर बताया तो भी टॉफी दे दी, फिर तीसरा आंसर आपने बताया तो आपको टॉफी नहीं मिली, चौथा आंसर आपने बताया तो टॉफी मिल गई, 5वां आंसर आपने बताया तो टॉफी नहीं मिली, छठा बताया तो भी टॉफी नहीं मिली। मतलब आपको मिलने वाले पुनर्बलन का कोई निश्चित आधार नहीं है कि कितने सही बताने पर आपको सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा और कितने गलत बनाने पर आपको नकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, परिवर्तनशील। टीचर की इच्छा हुई तो एक सही बताने पे उसको 4 टॉफियां दे दी और टीचर की इच्छा हुई तो वो पूरे पहाड़े सही सुना दिया तो भी उसने कुछ नहीं दिया। इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम परिवर्तनशील पुनर्बलन। अगर हम इनके शैक्षिक महत्व की बात करें कि स्किनर के सिद्धांत का बच्चे के ऊपर किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, तो बच्चे के अवांछनीय आचरण एवं व्यवहार को रोकने के लिए नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। बच्चा मान ही नहीं रहा कक्षा में, वो हमेशा शैतानी कर रहा है, टीचर का कहना नहीं मान रहा, ना वो टाइम से आ रहा, तो टीचर क्या करेगा, टीचर उसे नकारात्मक पुनर्बलन देगा। क्या देगा, नकारात्मक पुनर्बलन। और आजकल टीचर क्या कर रहे हैं, आजकल ऐसा कर रहे हैं कि यदि बच्चा कुछ अवांछनीय व्यवहार कर रहा है तो सारे के सारे बच्चे खड़े होकर के उसके लिए ताली बजाते हैं, इसलिए उसको कुछ खुद के मन में ही कोई ग्लानि महसूस हुई, बच्चे को खुद को एहसास करवाते हैं। तो पुनर्बलन किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो सकारात्मक भी हो सकता है, वो नकारात्मक भी हो सकता है, परंतु इन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी कि आप कुछ भी प्रतिक्रिया करो, आपको उस प्रतिक्रिया का परिणाम जरूर मिलना चाहिए, उसका पुनर्बलन जरूर मिलना चाहिए, भले वो सकारात्मक हो भले वो नकारात्मक हो। अगर आपने कुछ प्रतिक्रिया सही की है तो आपको सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, और अगर आपने प्रतिक्रिया गलत की है तो आपको नेगेटिव रेनफोर्समेंट दिया जाएगा, परंतु दिया जरूर जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा आपको। क्लियर है। तो अवांछनीय आचरण व व्यवहार को रोकने के लिए नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग किया जाता है। गणित के पहाड़े एवं भाषा की वर्तनी को याद करने में सहायक होता है। कहते हैं ना टीचर कि जो बच्चा आज 10 तक पहाड़े सुनाएगा उसको एक कॉपी का एक 20 रुपए का रजिस्टर मिलेगा, उसको एक 5 रुपए वाला पेन दिया जाएगा, तो बच्चे में उत्साह होता है कि नहीं मुझे 10 तक के पहाड़े याद करके लेके आने हैं। तो बच्चा क्या करेगा, 10 तक के पहाड़े याद करके लेके आएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है
कि यदि मैं 10 तक के पहाड़े याद करके लेके जाऊंगा तो मुझे एक पेन दिया जाएगा। तो गणित के पहाड़े और भाषा की वर्तनी को याद करने में सहायक होता है और मानसिक दृष्टि से कमजोर बालकों के लिए यह सिद्धांत उपयोगी होता है। जो मेंटल रूप से जो ढीठ होते हैं ना, ढीठ, उन ढीठ वाले बालकों के लिए यह सिद्धांत उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, ढीठ का मतलब है कि अगर वो गलत प्रतिक्रिया कर रहा है तो मुर्गा बना दो और सही प्रतिक्रिया कर रहा है तो उसको टॉफी दे दो। क्लियर है? और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट बात क्या कही थी कि पुनर्बलन कैसा भी हो बच्चे को तुरंत देना चाहिए, भले सकारात्मक हो या नकारात्मक, पुनर्बलन अवश्य दिया जाना चाहिए। तो अगर हम स्किनर की बात करते हैं तो स्किनर का पूरा नाम है ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर, BF स्किनर। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। इनके ऊपर प्रभाव सबसे ज्यादा थॉर्नडाइक के प्रभाव सिद्धांत का पड़ा था और इनका जो प्रयोग था वो चूहे पर था 1938 में। कबूतर पर इनका प्रयोग 1943 में था। इन्होंने अपने सिद्धांत के ये उपनाम दिए थे। इन्होंने ये कहा था कि पहले प्रतिक्रिया करनी है, फिर आपको पुनर्बलन दिया जाएगा। आपको किसी भी उद्दीपक के पास नहीं जाना है। जैसे ही आप प्रतिक्रिया करोगे, भले आप सकारात्मक करो, भले आप सही करो या गलत करो, आपको ऑटोमेटिकली पुनर्बलन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो 3 उन्होंने बटन बताए थे। रेड बटन के ऊपर अगर चूहा पैर रखेगा तो ऑटोमेटिकली करंट लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसने गलत प्रतिक्रिया की है। ग्रीन बटन के ऊपर उसने पैर रखा तो उसे भोजन मिला और व्हाइट बटन पे रखा तो उसे कुछ भी नहीं मिला। तो उसे क्या मिल गया? शून्य पुनर्बलन। मतलब कुछ भी नहीं, प्रतिक्रिया ठीक की है परंतु पुनर्बलन कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहां पे कुछ पुनर्बलन निश्चित ही नहीं कर रखा था। इन्होंने मुख्य रूप से 4 प्रकार के पुनर्बलन बताए: सतत पुनर्बलन, निश्चित अंतराल पुनर्बलन, निश्चित अनुपात पुनर्बलन और परिवर्तनशील पुनर्बलन। इनके शैक्षणिक महत्व का मतलब है कि इस सिद्धांत का प्रयोग मानसिक दृष्टि से जो कमजोर बालक होते हैं उनके ऊपर ज्यादा किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि स्किनर का जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।